आज सुबह दिल्ली के लिए जाहिर तौर पर अच्छी सुबह नहीं है, क्योंकि बीती रात के धमाके के बाद ठीक लाल किले के सामने ये जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है और ये सुभाष रेड लाइट जो है, जिसकी चर्चा कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी की थी, ठीक वहीं से आप हमारा ये पूरा बुलेटिन आज देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आपको इसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी दिख रहे हैं। सब जगहों पर जांच हो रही है, फोरेंसिक्स के जरिए जो ट्रेसेस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त भी आपको कई लोग दिख जाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको बिहार के चुनाव की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज दो बड़ी बातें, दो बड़ी घटनाएं एक तरह से कह लीजिए देश में। एक तरफ आज बिहार में वोटिंग होनी है, 122 सीटें, लगभग 50% सीट्स पर आज वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीती रात हुए इस धमाके के बाद देखिए शाम में 6:55 पर यह ब्लास्ट की खबर आई। कुल मिलाकर अब मरने वालों की संख्या जो है वो 12 पहुंच गई है। 24 लोग जिनका हालचाल जानने के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी LNJP हॉस्पिटल गए थे, वहां से जानकारी आती है कि उनका इलाज चल रहा है। तीसरी बड़ी बात, अगर इस पूरी जानकारी में आप देखें तो इन्वेस्टिगेशन और जांच की प्रक्रिया जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें तार देखिए, एक ही सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कार जिसमें धमाका हुआ था उसको CCTV के जरिए इससे पहले वो जहां से गुजरी थी रेड लाइट्स पर, हर जगह पर उसकी चेकिंग की गई। कार को ट्रेस करने के बाद जब ये पता चला कि इसका पहला ओनर सलमान नाम का शख्स था, सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है ये सलमान, और सलमान के बाद कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, क्योंकि सलमान इस गाड़ी को आगे बेचता है कई लोगों को, और ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप यानी कई लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा, वहां से होता हुआ ये पूरा मामला शक के दायरे में ला रहा है मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर जो कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है, की सस्पेक्ट उमर मोहम्मद को, जो कि एक डॉक्टर है बताया जा रहा है, और ऐसा मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर से उसका रिश्ता हो, पुलवामा से उसका रिश्ता हो, वहीं का रहने वाला हो। तो ये जो पूरा तार इस वक्त जुड़ रहे हैं उमर मोहम्मद से, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज बिहार में हो रहा है, जहाँ 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक बार ये पूरा इलाका आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो जगह जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, जहाँ पर बीती रात 6:55 पर यह ब्लास्ट हुआ था। एक रेंगती हुई गाड़ी I-20 कार है, जो पहले एक खास जगह पर पार्किंग में भी कई देर तक पार्क थी, लेकिन उसके बाद जब वो रोड पर आती है, आगे बढ़ती है, वो इसी सुभाष चौक से गुजरती हुई दिखाई देती है। अब सुभाष चौक के इस इलाके से जब वो गुजरती है गाड़ी, तो यहीं पर ये ब्लास्ट होता है। लगभग 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं, इतने लोगों की मौत हो जाती है। और अब सबसे बड़ी गुत्थी यही है, क्योंकि सड़क को जब आप देखिएगा तो एक बार जूम इन करके थोड़ा सड़क को दिखाइए, सड़क बिल्कुल इंटैक्ट है। सड़क पर ऐसा माना जाता है कि अगर इतनी हाई इंटेंसिटी का कोई ब्लास्ट हुआ हो तो अक्सर ये माना जाता है कि जो सड़क है उसमें एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, उसमें एक बड़ा क्रेटर हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अब तमाम जो जांच की कड़ियाँ हैं वो आगे जुड़ेंगी, लेकिन उसके हिस्से कहाँ पर है, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जैन मंदिर। ये दिखाइए, ये जो आपको जैन मंदिर दिख रहा है, रोड के उस साइड, यही रोड आगे जाकर चांदनी चौक पहुँचता है। ये है जैन मंदिर। जैन मंदिर जो कि आप देख ही रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर है। जैन मंदिर के बाद है गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर के बाद है मस्जिद, और ये पूरा चांदनी चौक का इलाका, यहीं से शॉपिंग का पूरा जो है लोग पहुंचते हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भागीरथ पैलेस का, रोड के उसी साइड में जब आप देखेंगे तो भागीरथ मार्केट, जहाँ पर पूरा लाइट और शैंडलियर्स और लाइटिंग के लिए लोग सामान खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर चांदनी चौक का ये आज जो सुबह है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक को, सड़कों को बिल्कुल रोक दिया गया है। जांच की प्रक्रिया, क्योंकि बीच सड़क पर घटना घटी है, तो ऐसे में कोशिश यही है कि जितने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए जा सके उन सब को इकट्ठा किया जा सके और फिर उसके बारे में जानकारी ली जा सके। तो आपको तो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उमर मोहम्मद और तारीख पर जाकर दो मेन सस्पेक्ट जो अब इस केस में सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अब पूरी चर्चा हो रही है और जिनको लेकर अब पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी इसी वक्त यहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए देखिए, अब सबसे बड़ी जो बात है, एक तो ये घटना यहीं पर घटी है, दूसरा आप इन्वेस्टिगेशन को, जांच की प्रक्रिया को किस तेजी से आगे ले जाते हैं, वहां पर मामला कहां पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और LNJP में इस वक्त जितने घायल हैं वो जानने के लिए चलेंगे अर्पिता के पास। हिमांशु।
देखिए, जो पूरा मामला है ये उस वक्त दोपहर में जब पुलिस ने मुजम्मिल के फतेहपुर तगा गांव में जब रेड किया था, तो उस वक्त ही उमर का नाम सामने आ गया था और उमर की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, क्योंकि उमर जिसकी तलाश थी, इसके अलावा मुजम्मिल और आदिल, ये 3 लोग थे जिनकी जानकारी पुलिस को सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। सबसे पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है 1 नवंबर को, 6 दिन बाद आदिल की गिरफ्तारी होती है 6 नवंबर को, और उसके बाद पिछले रविवार को सबसे पहली जो रेड है वो फरीदाबाद में की जाती है और 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, असाल्ट राइफल और ये सारी चीजें बरामद होती है। तब एक बार ये खुलासा होता है कि अरे, दिल्ली के पास इतने विस्फोटक पहुंच गए। और उसके अगले दिन यानी कल सोमवार को जब दूसरी जगह जो किराए पे ले रखी थी जगह मुजम्मिल ने, जब वहां रेड होती है, वहां से टीमें निकलती हैं और उमर की तलाश उस वक्त से बेहद तेज कर दी जाती है। सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर तक। अब देखिए, जिस वक्त वो रेड चल रही थी अंजना, उसी वक्त दोपहर के वक्त वो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते पूरी आशंका है कि उमर इसी I-20 कार से दिल्ली के अंदर दाखिल होता है और फिर वो करीब 3 बजे के आसपास सुनहरी बाग का जो पार्किंग का एरिया है वहां पहुंचता है। वहां गाड़ी 3 घंटे पार्क थी और उसके बाद ये सामने वाली जो सड़क आप देख रही हैं, इस तरफ से उमर गाड़ी के साथ यहां पर पहुंचता है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन कि गाड़ी में कौन था ये डीएनए के बाद होगा, लेकिन जब यहां पर गाड़ी पहुंचती है तो ये जो पूरा इलाका है, ये ट्रैफिक यहाँ पे स्लो हो जाती, क्योंकि यहाँ पे लोग पैदल भी पार करते हैं और कई सारे जो उनके लिए छोटी मोटी जो ऑटो, ई रिक्शा और इस तरीके की गाड़ियां रहती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है। और जब वो लगभग रेंग रही थी, शायद आप कहिए कि गनीमत थी कि इम्पैक्ट जो था वो सड़क पर था और उस वक्त वहां पर पीछे ई रिक्शा था और जो आसपास की गाड़ियां थी वो चपेट में आए। जिस तरीके का इंटेंसिटी था, जिस तरीके का ये धमाका था कि अगर कहीं और होता तो शायद इसका असर बहुत ज्यादा होता। उसके बाद पुलिस को ये आइडेंटिफाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसके पीछे जो पूरा फरीदाबाद का जो मॉड्यूल था, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस पिछले 9 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो शख्स इसमें शामिल हो सकता है और पूरी जांच की दिशा बदल गई, क्योंकि जैश के साथ जुड़ा था मुजम्मिल और साथ साथ अंसार। मैं लौट रही हूँ एक वक्त, इस वक्त हमारे साथ यहीं पर जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं राजा बंदी जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ये मंदिर है, मतलब इस मंदिर के बिल्कुल सामने में ये ब्लास्ट हुआ है और यहीं पर वो मेट्रो का गेट है जहाँ पर ये धमाका हुआ है और अब जांच हो रही है। आज सुबह भी फोरेंसिक्स की टीम आई हुई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तार कहाँ तक जुड़ रहे हैं, कौन कौन से सस्पेक्ट्स हैं, कार को ट्रैक किया गया है जिस इलाके से ये कार गुजरी है, और डीसीपी राजा बंदी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो क्या जानकारी आप घटना के बारे में हमारे दर्शकों को देखेंगे? मैम, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कंक्लूसिवली अपॉन एनीथिंग। एज ऑफ नाउ मैं यही शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि एक्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच में हम सब लोग जुटे हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की टीम है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को वो लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसका ग्रिड सर्च कर रहे हैं। और उसके अंदर एनएसजी की भी टीम है और हमारी दिल्ली पुलिस की भी टीम्स हैं और जो भी एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे, हम सब उसको लिफ्ट करने के अंदर अभी लगे हुए हैं। हमारा प्राइमरी एम अभी वही है। तो एफआईआर में जो आपने एक्सप्लोसिव्स को लेकर लिखा है, क्या लिखा है उसमें? आप उसकी इंटेंसिटी को लेकर या कुछ भी जो डिटेल्स आपने डाले? हाँ नहीं मैम, उसके अंदर सिर्फ ये रहता है कि हाँ एक्सप्लोजिव्स, एक धमाका हुआ है। अभी क्या एक्सप्लोजिव्स था और क्या सारी चीज़ें थी वो तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। वो तो एफएसएल ट्रेसेस लिफ्ट कर रही है और उन्हीं की जांच के अंदर ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या है एग्जैक्टली। 3 लोग थे गाड़ी में? अभी मैम, अभी इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग एंड इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन। अभी हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और गाड़ी के ओनरशिप को लेकर कोई जानकारी जो आप दें कि सलमान उसका ओरिजिनल ओनर बनाया जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप है, कई लोगों ने खरीदा बेचा, तारिक, उमर मोहम्मद, बहुत सारे, वो क्या है? मैम अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, तो एक कोहेरेंट स्टोरी, एक कोहेरेंट पूरा इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है वो सारा बनाने में अभी टाइम लगेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये फोरेंसिक्स के जरिए सारी जांच वगैरह कर ली आपने? मैम अभी फॉरेंसिक की टीम्स लगी हुई हैं। मॉर्निंग से दे हैव स्टार्टेड डूइंग सर्च ऑफ द सीन ऑफ क्राइम और अभी उनका चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अपना पूरा करके जो एविडेंसेस लिफ्ट करेंगे उसके बेसिस पे वो अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देंगे, उसी के बेसिस पे आगे कुछ कहा। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप
डीसीपी राजाबंदी को सुन रहे थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे मौके पर। अभी बहुत कंक्लूसिवली कोई भी जो है जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो दर्ज की है, उन्होंने एक्सप्लोसिव एक्ट्स के तहत, यूएपीए एक्ट के तहत उन्होंने केस दर्ज किया है, ये जानकारी उन्होंने ज़रूर दी। और इसी के साथ साथ वो बता रहे हैं कि अभी भी जो फोरेंसिक्स की टीमें हैं वो जांच हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, सबूतों को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस कार की जो ओनरशिप है, क्योंकि अगर आप सड़क एक बार फिर से ज़रा दिखाइए पवन हमारे दर्शकों को, जब आप सड़क देखते हैं ना, तो सड़क के आसपास आपको कोई भी यहाँ पर वो नहीं दिखता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसके ज़रिए कोई शक पैदा होता है, क्योंकि क्रेटर बहुत बड़ा नहीं है। तो इस किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है उस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बड़ी बात ये तय है कि धमाका बहुत बड़ा था। अगर 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आती हैं तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा धमाका था। 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है, 24 लोग घायल हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था। अब टेरर एंगल, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने भी बार बार ये कहा कि हम हर एंगल से इसकी जांच करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि टेरर एंगल तलाशने की अगर कोशिश होती है तो उस टेरर एंगल में आपको ये समझना होगा कि ये जो गाड़ी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा शक पैदा हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर इस गाड़ी को बेचा गया है और ऐसे कई लोग हैं जिनसे तार जुड़ रहे हैं, जिनकी वजह से ये शक पैदा हो रहा है। मिलन भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिलन, कुल मिलाकर इस पूरी घटना के बारे में, धमाकों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अंजना, इस वक्त मैं एलएनजेपी की मॉर्चुरी के बाहर मौजूद हूं और लगातार रात से हम बता रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन भयावह ये है कि जो एक अंग जो मिले हैं किसी के शरीर के, उसको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है अभी तक। और बताया जा रहा है कि एक हाथ और एक पैर के का पार्ट मिला है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और जो मृतकों की लिस्ट भी थी उसमें से सिर्फ 2 लोग रात तक जिनकी पहचान हो पाई थी, उनके परिजन आकर उन्हें ले गए हैं। लेकिन 8 में से अब सुबह तक कुल मिला के 5 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें से एक वो ऐसे शख्स थे जिनका नाम पंकज था, जो 22 साल के थे, जिनकी गाड़ी उसी गाड़ी के बगल में थी, उसी सिग्नल के पास जहां पर ये विस्फोट हुआ। और उनकी गाड़ी उस चपेट में आई। गाड़ी जलने के बाद उसकी नंबर प्लेट की जो फोटो थी वो दिखाई दी मीडिया में जब हमने हाईलाइट किया इस बात को। उसके बाद उनके जो परिजन हैं, क्योंकि उनका फोन नहीं लग पा रहा था पंकज का, तो यहां पर आके पूछताछ करने लगे। और फिर जब वो गाड़ी पहचान में आई उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके परिवार के एक सदस्य है 22 साल के पंकज, जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा अंजना, बहुत ही ये ऐसी स्थिति है कि काफी लोग इसमें घायल हुए हैं। 20 लोग घायल हुए हैं जिनको चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कमर से नीचे की चोटें हैं बहुत ज्यादा। और शार्प ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं अब तक, किस चीज के ये शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। गाड़ियों के कुछ हो सकते हैं पार्ट्स वगैरह, क्योंकि जिस तरीके से हम विस्फोट की बात कर रहे हैं वो वैसी इंटेंसिटी का था। और साथ में 2 महिलाएं भी आइडेंटिफाई हुई हैं जो इस हादसे में घायल हुई हैं।